आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। तो आज इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है और अपने फर्स्ट लेक्चर में हम उस बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस बॉडी ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। एंड दिस बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आज हम सभी फैक्ट्स जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये किसने आइडिया फर्स्टली प्रपोज किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये आइडिया दिया था सर एम एन रॉय ने 1934 में। और एम एन रॉय कौन थे? ये इंडिया की कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक लीडर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर इज 1938। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिमांड रखी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना उसमें कोई भी आउटर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब वो होली सोली कोई एक इंडियन असेंबली ही बनाए, ये डिमांड थी। और इस डिमांड को 1940 अगस्त ऑफर जो था उसमें एक्सेप्ट कर लिया। इस डिमांड को एक्सेप्ट करने का मेन रीजन ये था कि 1939 का ये वो टाइम है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स बेसिकली इंडिया की पार्टिसिपेशन चाहता था और इसीलिए उन्होंने ये कुछ डिमांड जो है इंडियन की वो एट दैट टाइम एक्सेप्ट की। तो 1940 में ये डिमांड एक्सेप्ट हो जाती है। 1946 में एक मिशन आता है इंडिया में जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ये 3 मेंबर्स का मिशन था और इसी मिशन में ये कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स होंगे? 389 मेंबर्स। और ये 389 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? उनमें से जो 296 मेंबर्स होंगे वो ब्रिटिश इंडिया जो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल था वहां से इलेक्ट होंगे और 93 मेंबर्स जो होंगे वो प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट करेंगे। मतलब जो वहां के रूलर होंगे प्रिंसली स्टेट्स में वो रूलर नॉमिनेट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 389। अब ये जो 296 है ना जो ब्रिटिश इंडिया से आ रहे हैं उनमें से जो 292 होंगे वो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे। तो एट दैट टाइम 11 प्रोविंसेस थी टोटल ब्रिटिशर्स की और ये जो 292 मेंबर्स थे वो कहाँ से आने थे? इन 11 प्रोविंसेस थे। और 4 मेंबर जो है वो चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस थी वहां से आए। तो टोटल कितना हो गया? 296 प्लस 93, ये टोटल स्ट्रेंथ बनेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो हम मान सकते हैं कि असेंबली होगी वो पार्टली इलेक्टेड होगी। मतलब कुछ मेंबर इलेक्ट होके आ रहे हैं ये जो ब्रिटिश इंडिया वाले हैं और कुछ नॉमिनेट होके आ रहे हैं जो ये प्रिंसली स्टेट्स वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज तो फिर ये इलेक्शन हो जाते हैं ना 296 मेंबर्स के लिए। इसमें इलेक्शंस में क्या सामने आता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको कितनी सीट्स मिलती है, मतलब कितने मेंबर्स इनके इलेक्ट होते हैं? 208। मुस्लिम लीग के होते हैं 73 और 15 इंडिपेंडेंट। ये आपको याद रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर जो महात्मा गांधी थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे, ये दोनों ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे और ये पेपर में क्वेश्चन आता है। सो ये असेंबली बन जाती है। इस असेंबली की सबसे पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में और इस मीटिंग को कितने मेंबर्स अटेंड करते हैं? 211 मेंबर्स। सो 389 मेंबर्स की ये होनी चाहिए थी बट उसमें से सिर्फ पहली मीटिंग्स को कितने मेंबर्स अटेंड करें? 211 मेंबर्स। इसका रीजन ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना इन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और मुस्लिम लीग में भी नहीं इनिशियली पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कितने मेंबर्स बने? सिर्फ 211 जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग को अटेम्प्ट किया। और उस मीटिंग में एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए। किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद दास। ये सबसे बड़े थे इसीलिए इनको एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर में चुना गया। और जो सेकंड मीटिंग हुई तब जो फिक्स्ड प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर को चुना गया और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 चुने गए। फर्स्ट वन इज H.C. मुखर्जी एंड सेकंड वन इज V. कृष्णमचा। तो ये जो डेटा है ना ये थोड़ा फैक्चुअल है बट तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि देखो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये तो आपको फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट ईयर है, ये डेट इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर 1946 में जो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जवाहरलाल नेहरू जी तैयार करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनके बेसिस में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। जैसे
इक्वालिटी को ध्यान में रखा जाएगा, सोशल जस्टिस होगा, फ्रेटर्निटी को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और यही बाद में जाके ना प्रीएम्बल का बेसिस बनाते हैं। तो प्रीएम्बल क्या होता है बेसिकली, ये हम पढ़ेंगे। प्रीएम्बल होता है प्री फेज टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपकी कोई बुक होती है ना, तो बुक का जो फ्रंट पेज होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, इसमें कौन से चैप्टर में क्या है, कौन से चैप्टर। उसी तरह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है ना, उसमें प्रीएम्बल उसका प्री फेज है। और ये जो प्रीएम्बल है ना, ये इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस में है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सबने मिलके अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में, वो भी अनएनिमसली। अनएनिमसली मतलब इसको किसी ने भी अपोज नहीं किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और ये अपना वर्क कर रही थी। और उसमें क्या होता है, उसी टाइम इंडिया जो है वो आज़ाद हो जाता है 1947 में 15 अगस्त। तो एक एक्ट आता है दैट इज नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी लॉज हैं, ठीक है, वो कौन बनाता है, वो बनाता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या क्या आ जाता है, राज्यसभा और लोकसभा, सेंट्रल लेवल में बात कर रहा हूँ। और ये जो पार्लियामेंट है ये कैसे तैयार होती है, इलेक्शंस होते हैं ना, और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हो। बट जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब कोई भी इलेक्शन नहीं हुए थे, मतलब देश का कोई भी पार्लियामेंट नहीं था। बट इंडिया को रूल तो करना था। अब रूल करने के लिए कोई एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो कुछ लॉज बना सके। बट इलेक्शंस नहीं हुए थे, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसी को बोला गया कि आपने दो काम करने हैं। एक तो आप जो आप काम कर रहे हो डेट इज आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, और दूसरा आपने लॉज भी बनाने हैं जब तक एक इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन के बाद एक पार्लियामेंट नहीं बनती। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडिपेंडेंस के बाद दो काम पड़ गए। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उस टाइम इस बॉडी को बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और दूसरा लॉज को बनाना, उस टाइम इसको बोलते थे लेजिस्लेटिव असेंबली। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी तो इसको प्रिसाइड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये लॉज बनाने के लिए मतलब एज अ पार्लियामेंट काम करती थी, इसको प्रिसाइड करते थे जीवी मवलांकर। स्पेलिंग मिस्टेक है, मवलांकर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप रिकैप करके वापस सुन भी सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रही थी 1947 से लेकर जब तक पहले इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन हुए थे 1951-52 में। तो यही बॉडी जो है वो लॉज बना रही थी। तो अगर आपको पूछे कि इंडिया का जो पहला पार्लियामेंट कौन था, तो वो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी। ठीक है, और जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाती है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, 299। 299 इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ रीजन जो है इंडिया का वो पाकिस्तान में चला गया, तो उस वजह से ये 389 से कम होके 299 हो जाती है। इनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने इंडिया में ज्वाइन कर लिया, उनकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ भी गई, और कुछ जो रीजन था वो पाकिस्तान में चला गया। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है इंडिपेंडेंस के टाइम 299 रही थी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है 389 में। उसको ये याद रहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी इसमें उन्होंने कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे, 389। बट आपको क्वेश्चन समझना है, ये जब ये कैबिनेट मिशन में बताया गया था कि मेंबर इतने होने चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितने मेंबर थे, 299। फर्स्ट मीटिंग में कितने मेंबर थे, 211 जिन्होंने अटेंड करा था। ये आपको ये तीन चीजें फैक्चुअल आपको याद रखनी। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये काम कैसे करेगी, उसके लिए डिफरेंट कमेटीज बनाई गई थी। तो हर एक कमेटी का अपना अपना फंक्शन था। 8 मेजर कमेटीज बनाई गई थी और 13 माइनर कमेटीज बनाई गई थी। इन कमेटीज में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था, मतलब चेयरमैन या प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो, उसका हेड कौन था। तो सबसे पहली कमेटी है यूनियन पावर कमेटी, उसके हेड जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब आप ये याद रख सकते हो यूनियन वाली जो भी कमेटीज हैं उनके हेड जवाहरलाल नेहरू। अब जो ये प्रोविंसेस थी, आपको मैंने बताया कि जब ब्रिटिश इंडिया था उसमें 11 प्रोविंसेस, तो वो प्रोविंसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाएगी उसके जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जो
हेड थे वो थे BR अम्बेडकर सर। और इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे? 8 मेंबर्स। नेक्स्ट इज एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज पे और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज में। इसके भी हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब इस कमेटी, ये जो मेन कमेटी थी ना, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसकी फिर 3 सब कमेटीज बन गई थी। देखो जैसे सब कमेटीज बन जाएगी फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, उसके थे JB कृपलानी सर। फिर थी माइनॉरिटीज की सब कमेटी, बन जाएगी HC मुखर्जी। फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया की जो सब कमेटी थी उसके थे गोपीनाथ बरदोलिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिसेंटली पता होगा कि ये जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है असम में, उसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया हुआ है? गोपीनाथ बरदोलिया एयरपोर्ट, इनके नाम पे। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल जो एरिया सब कमेटी थी, इसके हेड थे गोपीनाथ बरदोलिया। अब एक एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया था, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड जो थे वो AV ठक्कर साहब। ठीक है, अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपने याद रखना है, और जो कमेटीज थी, 6th कमेटी इज रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी। रूल्स और प्रोसीजर, देखो अब यहां से आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो रूल्स और प्रोसीजर मेंटेन कैसे होगा, उसकी जो कमेटी होगी उनके हेड भी वही होंगे। फिर स्टेट्स, देखो स्टेट्स और यूनियन के साथ जो डील करने वाली कमेटी है वो मेनली जवाहरलाल नेहरू जी ही उसके हेड थे, और स्टीयरिंग कमेटी के हेड जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र। तो ये आपको, ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी कमेटी। आप ऐसे याद रख सकते हो यूनियन वाली जो है और स्टेट्स वाली उनके जवाहरलाल नेहरू जी हैं, प्रोविंसेस के साथ मेनली डील करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ये तो याद रहता है BR अम्बेडकर सर, और ये आप सरदार पटेल, और इनकी जो सब कमेटीज हैं आपको ये भी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर माइनर कमेटीज जो हैं वो 13 है टोटल, लेकिन मैंने 13 इंक्लूड नहीं की, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड कर दिए। जैसे फाइनेंस और स्टाफ सब कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी जो नेशनल फ्लैग की थी उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी कमेटी, कोई भी जो एक टेम्परेरी किसी एक काम के लिए बनाई जाती है, जैसे ये नेशनल फ्लैग पे बनाएगी, जब ये नेशनल फ्लैग अडॉप्ट वगैरह हो गया तो ये बंद होगी, तो ये जो टेम्परेरी प्रोविजन के लिए जो कमेटी कुछ टाइम के लिए बनाई जाती है उसको बोलते हैं एडहॉक, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कमेटी जो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के देखती थी उसको प्रिसाइड कर रहे थे GV मवलांकर सर। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट पे जो एडहॉक कमेटी टेम्परेरी कमेटी बनाई गई थी वो S वरदाचारी। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए पटाभी सितरमैया, भी पटाभी सितरमैया, और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के S केदार। ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो डिफरेंट स्टेट्स है ना, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये स्टेट्स जो हैं ये लैंग्वेज के बेसिस में बनाई गई थी, उसके लिए डिफरेंट कमीशन आए थे। उसमें एक जो फर्स्ट कमीशन आया था ना वो S के धर, उसका नाम था धर कमीशन, वो S के धर के अंडर ही बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि लिंग्विस्टिक रिलेटेड कमीशन जो है वो S के धर उनके प्रेसिडेंट थे। अब मैंने कुछ क्विक डाइजेस्ट में, मतलब कुछ ऐसा डेटा है जो आपको ऑन टिप्स ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअली पूछा जाता है वनडे एग्जामिनेशन में। सबसे पहला पॉइंट इज दैट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कब किया गया था। अडॉप्ट करना इज अनदर थिंग और फोर्स में लाना अलग अलग चीज है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, मतलब इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होके रेडी हो गया था और इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। बट ये फोर्स में आपको पता है कब आया था? 26 जैन 1950। उसका भी एक रीजन था कि लाहौर सेशन, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, लाहौर सेशन में ये बोला गया था कि 26 जैन को हम जो है वो रिपब्लिक डे बनाएंगे, तो इसीलिए इसको हम 26 जैन को ही हमने इसको इन्फोर्स में लाया था 1950 में। तो अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। और जब ये अडॉप्ट हुआ था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? एक प्रीएम्बल था, प्रीफेस टू कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम इसमें 395 आर्टिकल्स थे सिर्फ, और 8 शेड्यूल थे। आज देखा जाए तो आर्टिकल्स 465 से भी ऊपर निकल गए और शेड्यूल आज 12 हो गए। उस टाइम पे 8 शेड्यूल थे। अमेंडमेंट कर करके हमने शेड्यूल्स और आर्टिकल्स का नंबर बढ़ा दिया। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था ना, तो कुछ चीजें हमने उसी टाइम इन्फोर्स में ले आए थे। बाकी सब तो 26 जनवरी को इन्फोर्स में आया था, कुछ चीजें उसी टाइम इन्फोर्स में आ गई थी। जैसे सिटीजनशिप के क्या होंगे, कैसे क्राइटेरिया होगा कि किसी को हम इंडिया का सिटीजन कैसे कहेंगे,
इलेक्शंस के रिलेटेड, क्योंकि इलेक्शंस पहले हमें करवाने थे। प्रोविजनल जो पार्लियामेंट होगा वो कैसा होगा, कुछ टेम्परेरी और ट्रांजिशन प्रोविजंस हैं, कुछ शार्ट टाइटल्स हैं। ये आप जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता चलेगा ये क्या है। बेसिकली ये पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनके बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे उन्हीं को बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर। इन्होंने मेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर। इनको मॉडर्न मनु भी कहते हैं। हु इज नोन एज मॉडर्न मनु, तो ये आपको याद रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को मॉडर्न मनु भी कहते हैं, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग था उसको हमने अडॉप्ट कब किया था, तो ये आपको डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही डेट में हुए थे और इसको आपको याद रखना है। ये 3 क्या है, सबसे पहले हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इसको हमने 24 जन 1950 को अडॉप्ट करा था। नेशनल सॉन्ग आपको पता होना चाहिए, हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, और ये भी पता होना चाहिए हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वो किसने कंपोज करा था। हमारा नेशनल सॉन्ग कंपोज करा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो वो कब अडॉप्ट किया था, 24 जन 1950। आप लिख लेना, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है और किसने कंपोज करा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और थर्ड, इंडिया का पहला प्रेसिडेंट जो है वो किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और कब चुना गया था, 24 जन 1950। अब क्वेश्चन अराइजेज कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगाया, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना टाइम लग गया, 2 साल 11, मतलब लगभग 3 साल लग गए इसको बनाने में। और कितने सेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 11 सेशन। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका सील या सिंबल हम बोल सकते हैं वो क्या था, तो एलिफेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंट एसआई के एग्जाम में भी। और एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो बी एन रॉय सर। सेक्रेटरी कौन थे, एच वी आर अय्यर। ये कुछ फैक्चुअल है, आपको याद रखना है। चीफ ड्राफ्टमैन, देखो अब एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, एक चीफ ड्राफ्टमैन होता है कि वो बताएंगे कि किस तरह का, कैसे हमने सीक्वेंस सिस्टमैटिक ऑर्डर में कैसे हमने लीगल डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, उसको बोलते हैं ड्राफ्टमैन। तो जो चीफ ड्राफ्टमैन थे, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से लीगली प्रिपेयर होगा वो किसने बताया था, एस एन मुखर्जी, वो थे हमारे चीफ ड्राफ्टमैन। कैलीग्राफर होता है जो किसी चीज को ओरिजिनल राइटिंग में लिखता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको ओरिजिनली लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। और इन्होंने कैसे लिखा था, बेसिकली इटैलिक में, ठीक है। और इसको ब्यूटीफाई किया था नंदलाल बोस जी ने और राम मनोहर सिन्हा ने। और उसके बाद मैंने एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए डाल दिया था कि देखो इंडिया जो है वो जब आज़ाद हो गया था उसके बाद उसने कॉमनवेल्थ, जो आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं जो ब्रिटिश के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वो इसलिए है कि इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है। इंडिया ने कब रेटिफाई किया था मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ की, 26 मई 1949। इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया ब्रिटिश की आज कॉलोनी है। इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर जब भी चाहे इंडिया कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप से बाहर भी निकल सकता है। तो ये कुछ फैक्ट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ये है तो फैक्चुअल हो गया बहुत ज़्यादा डेटा, बट आपको इसको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये 1 डे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो जो ये वीडियो है, जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो मेकिंग में तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।